हेलो स्टूडेंट, आप लोग के बीच में लेकर आ गए हैं भोकाल सीरीज, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। भोकाल सीरीज जो कि 25,000 क्वेश्चन का सीरीज है भोकाल सीरीज। तो आप लोग यह वीडियो को ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर स्टूडेंट के पास पहुंच सके। 25,000 क्वेश्चन का सीरीज है भोकाल सीरीज, जो कि साइंस का होने वाला है। आप लोग के बीच में बहुत ही बड़ा सेशन लेकर आ रहे हैं। फिर से एक एसएससी जीडी का आप तैयारी करते हैं तो हिंदी के लिए लेकर आ रहे हैं आप लोग के बीच में क्लास। तो हिंदी के आप लोग नहीं पढ़ते हैं तो आज से आप लोग के बीच में आ रहा है, तो हिंदी के सेशन भी आप लोग ज़रूर लीजिएगा। एसएससी जीडी का आप लोग स्टूडेंट है तो ए टू धुआंधार क्लास चलेगा एसएससी जीडी के लिए। हिंदी का क्लास और भोकाल सीरीज तो चल ही रहा है, ये ऑल कंपटीशन के लिए है जिसमें साइंस पूछता है भोकाल सीरीज। तो अब नौकरी दूर नहीं, तो चलते हैं आज की इसी सेशन के साथ शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेते हुए। आज की मोटिवेशन कोट लाइन है, सूर्य धीरे धीरे निकलता है। क्या? सूर्य धीरे धीरे निकलता है, ऊपर उठता है और दुनिया को प्रकाशित करता है। उसी तरह सब्र के साथ जो व्यक्ति आगे बढ़ता है वह एक दिन निश्चित ही आप ऊपर उठकर अपनी तकदीर बदलता है। तो आप लोग धैर्य के साथ रहिएगा, आप लोग निश्चित एक न एक दिन तकदीर बदल लिएगा। उसी के साथ पहला क्वेश्चन की शुरुआत हो चुका है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अम्ल जो कि भोजन के पाचन में सहायक है, कौन सा अम्ल है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है? आप लोग बताइएगा। ऑप्शन ए है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन डी है फास्फोरिक एसिड, ऑप्शन डी है नाइट्रिक एसिड। तो आप लोग बताइएगा। कल के सेशन नहीं देखे हैं तो कल के जाकर आप लोग देख सकते हैं। भोकाल सीरीज फर्स्ट हो चुका है, आज दूसरा पार्ट है, तो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा भोकाल सीरीज का पार्ट नंबर 1, जो कि आप लोग के प्लेलिस्ट भी आज बन जाएगा। उसमें लिखा हुआ होगा भोकाल सीरीज 25,000 क्वेश्चन का सीरीज है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग भी देख सकते हैं भोकाल सीरीज का। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो अम्ल जो भोजन को पाचन में सहायक होता है, कौन सा अम्ल होता है? तो आप लोग कह रहे हैं कि सर ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको हम क्या कहते हैं? HCl एसिड भी कहते हैं, HCl एसिड भी कहते हैं, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, लाइकेन निम्न में से किस प्रदूषण का सूचक है? लाइकेन है से किस प्रदूषण का सूचक है बताइएगा। CSO2 का, CO का, CO2 का, NO2 का। तो आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर आप लोग बताइएगा। तो आप लोग को दोस्तों बता दें कि लाइकेन निम्न में से किसका प्रदूषण सूचक होता है? तो लाइकेन होता है SO2 का। किसका होता है? तो आप लोग कहिएगा कि सर SO2 का होता है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन आ गया होगा आप लोग की स्क्रीन पर, देखिएगा और बताइएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से किस युक्त द्वारा किसी वस्तु का सदैव प्रतिबिंब आभासी और छोटा होता है? कौन सा बताइएगा? आभासी और छोटा होता है। क्या कह रहा है? आभासी और छोटा होता है। निम्नलिखित में से किस वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और छोटा होता है? अवतल लेंस का, दर्पण लेंस का और अवतल लेंस का और अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, ग्लास प्लेट का। तो इसका आंसर बताइएगा आप लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बता दें कि दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग कहिएगा कि सर इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों बता दें कि इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण पर दोस्तों, उत्तल दर्पण पर क्या होता है? उत्तल दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? हमेशा आभासी होता है और छोटा होता है। समझ में आ गया? उत्तल दर्पण पर बना हुआ प्रतिबिंब हमेशा छोटा और आभासी होता है। किस पे? तो उत्तल दर्पण पे। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। क्या? जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन
क्या होता है बताइएगा। समान रूप से कम हो जाता है, पहले बढ़ता है फिर कमता है, पहले कमता है उसके बाद बढ़ता है, और क्या कहता है डी में है समान रूप से बढ़ता है। तो आप लोग को बता दें दोस्तों कि आप लोग जानते होंगे कि 4 डिग्री सेल्सियस पर 4 डिग्री सेल्सियस पर बढ़ता है। क्या 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन क्या होता है? तो आप लोग कहिएगा कि सर बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। तो आप लोग को बता दिए कि जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर बढ़ता है, यानी कि 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा। ठीक है, और 4 डिग्री से ऊपर हो जाएगा दोस्तों तो कमेगा। क्या हो जाएगा? 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाता है उसका तापमान, तो क्या होता है? तो उसका आयतन कमता है। तो दोस्तों आप लोग को बता दें कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो आप लोग कहिएगा कि सर पूछ रहा है 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक आयतन क्या होगा। 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या होगा। तो आप लोग को बता दिए दोस्तों कि 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या होगा? 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। और 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जितना भी जाइएगा तो उसका आयतन, ऊपर जितना भी गर्म कीजिएगा 4 डिग्री सेल्सियस से पानी को जितना भी गर्म कीजिएगा तो उसका आयतन क्या हो जाएगा? कमेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आप लोग कहिएगा कि सर इसका आंसर हो जाएगा पहले बढ़ेगा फिर कमेगा, पहले बढ़ेगा और फिर कमेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है? लोहा आस्क बताइएगा, पशुधन और जल और कोयला। आप लोग बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो बता दें कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? जल हो जाएगा, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो आप लोग कहिएगा कि जी सर क्लियर है। दोस्तों ये क्वेश्चन ये बता दें कि क्या का पूछ रहा है? संसद अजैव और नवीकरण है। क्या? अजैव और नवीकरण है। ऐसा संसद कैसा? ऐसा संसद जिन्हें पुनः उत्पन्न या शीघ्र अनुपात नवीकृत किया जाता है। क्या? नवीकृत किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? अजैव या नवीकरण कहते हैं। ऐसा संसद जिसका पुनः क्या किया जाता है? उत्पन्न किया जाता है या शीघ्र तापपूर्वक किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? अजैव या नवीकरणीय कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? और इसमें क्या आता है और इसका उदाहरण क्या होता है? तो जल होता है, सूर्य होता है, पवन होता है। क्या होता है? पवन होता है, ऊर्जा होता है एवं मिट्टी होता है। क्या होता है? मिट्टी होता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कुत्ता काटने के इलाज के लिए टीके की खोज किसने किया? टीका की खोज किसने किया? जेनर ने किया, कोच ने किया, विलियम हॉर्वेल ने किया, लुइस पास्चर ने किया। तो इसका क्वेश्चन का आंसर बताइए दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग कहिएगा कि सर इसका आंसर हो जाएगा लुइस पास्चर। क्या हो जाएगा? लुइस पास्चर इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बता दें कि दोस्तों लुइस पास्चर हो जाएगा इसका आंसर, जो कि वैक्सीन का खोज किए थे। और बता दें कि इनके जन्मदिन पे यानी कि 28 सितंबर को 28 सितंबर को रेबीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, लुइस पास्चर जी ने कुत्ते काटने के रेबीज का टीका की खोज किए थे। ठीक है, और इनके जन्मदिन पर 28 सितंबर को
कब 28 सितंबर को क्या किया जाता है, तो रेबीज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग ये है कि सर क्लियर है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है भोपाल गैस त्रासदी में के उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषण कौन सा था? मिथाइल आइसोसाइनाइड, ब्रोमीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और क्लोरीन। तो इसका आंसर बताइएगा दोस्तों। तो आप लोग कहिएगा कि सर इसका आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या? मिथाइल आइसोसाइनाइड। भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? तो आप लोग कहिएगा कि सर 3 दिसंबर। कब? 3 दिसंबर 1984 में। 1984 में कहाँ हुआ था? तो भोपाल में हुआ था। भोपाल में एक यूनियन कार्बनिक नामक एक कंपनी था। क्या? यूनियन कार्बाइड नामक एक कंपनी था एक जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसीव हुआ था। कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ए हो जाएगा। इससे कितना क्वेश्चन बना? 2 क्वेश्चन बना। एक क्वेश्चन हो गया कब हुआ था भोपाल गैस त्रासदी, तो आप लोग बताइएगा 3 दिसंबर 1984 को। कौन सा गैस रिसीव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। पास्कल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? पास्कल निम्न में से किसकी इकाई है? दोस्तों बता दें कि यहाँ ऑप्शन गलत लिखा गया है। क्या? ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये ऑप्शन यहाँ गलत है। रोहिणी और इन्फ्लुएंजा से होने का क्या कारण है? बताइएगा क्या कारण है? रोहिणी और इन्फ्लुएंजा के होने का क्या कारण है? विषाणु और जीवाणु, जीवाणु और विषाणु, और क्या कह रहा है? जीवाणु और जल प्रदूषण। बता दें कि रोहिणी किससे होता है? तो आप लोग के कहिएगा कि सर रोहिणी होता है किससे? बैक्टीरिया से, यानी कि जीवाणु से होता है। इन्फ्लुएंजा किससे होता है? वायरस से, यानी कि विषाणु से। बता दें कि दोस्तों कि रोहिणी एक गला रोग है। क्या है? गला रोग है। क्या है? तो आप लोग कहिएगा कि सर गला रोग है जो बैक्टीरिया जनित, यानी कि जीवाणु जनित रोग है। और इन्फ्लुएंजा वायरस, यानी कि विषाणु जनित रोग है। क्या है? विषाणु जनित रोग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? B12 की घटक है। आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, कोबाल्ट। तो आप लोग को बता दें दोस्तों कि विटामिन B12 एक कोबाल्ट का घटक होता है। क्या? कोबाल्ट का घटक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोबाल्ट हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। लैक्टोज इसमें से पाया जाता है। लैक्टोज किस में पाया जाता है? लैक्टोज किस में पाया जाता है? गाजर में, अंगूर में, दूध में, सिरका में। तो किस में पाया जाता है? तो आप लोग कहिएगा कि सर दूध में पाया जाता है। किस में पाया जाता है लैक्टोज? तो दूध में पाया जाता है। और सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। और गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। और फल में यानी कि फ्रूट में फ्रक्टोज पाया जाता है। फ्रूट में क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? पेंटोज शर्करा का, टेटोज शर्करा का, हेक्सोज शर्करा का, डायोज शर्करा का। तो आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हेक्सोज शर्करा। क्या हो जाएगा? हेक्सोज शर्करा हो जाएगा।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यह क्वेश्चन आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हर स्टूडेंट के पास यह वीडियो पहुंच सके और जान सके। बता दें कि दोस्तों ग्लूकोज एक हेक्सोज शर्करा है और यह एक सामान्य एलोरा मोनोसैकेराइड होता है जो कि पौधा में पाया जाता है। ठीक है, पौधा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका किसके कारक स्फीति हो जाती है? बताइएगा, जीवाणु, जीव द्रव्य संकुचन से, विरह प्रासरण से, अंतः प्रासरण से और विसरण से। तो आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो कोशिका होता है दोस्तों कि अंतः प्रासरण के कारण स्फीति हो जाता है और बता दें कि यह प्रक्रिया पानी के अणुओं में घटता और बढ़ता है। क्या होता है? घटता और बढ़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा, अंतः प्रासरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंतः प्रासरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा कारण होने वाला रोग कौन सा है? बताइएगा, बेरी डायबिटीज, कैंसर, इनेमिया। तो बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग कहिएगा कि सर इंसुलिन की कमी से हो जाता है डायबिटीज, इसका दूसरा नाम क्या होता है? मधुमेह। क्या होता है? मधुमेह। क्या होता है? मधुमेह होता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितनी है? वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितनी है? तो आप लोग को बताइए, ए में है 0.094% और दूसरा है 0.03% और सी में है 78.03% और डी में है 85%। तो आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग को बता दें कि नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 78.03%। क्या? 78.03% पाया जाता है। ठीक है, और ऑक्सीजन कितना पाया जाता है दोस्तों? तो आप लोग कहिएगा कि सर ऑक्सीजन पाया जाता है 20.95%। 20.95% पाया जाता है। ठीक है, आर्गन कितना पाया जाता है? तो आप लोग कहिएगा कि सर आर्गन पाया जाता है 0.93%। ठीक है, और पूछेगा कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है? तो 0.39%। ठीक है, 39%। तो ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? तो आपसे पूछेगा ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? तो 20.95%। पूछेगा आर्गन कितना पाया जाता है? तो 0.93%। आपसे पूछेगा कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है? तो 0.39%। तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पूछ रहा था नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? तो 78.03%। अगला क्वेश्चन है, सभी मूल बलों में सर्वाधिक दुर्बल है? सभी मूल बलों में सर्वाधिक दुर्बल है गुरुत्वीय बल, स्थिर बल, चुंबकीय बल, नाभिकीय बल। तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर बताइएगा, गुरुत्वीय बल इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुरुत्वीय बल हो जाएगा, जो सभी मूल बलों में सर्वाधिक दुर्बल बल होता है। क्या? सभी मूल बलों में दुर्बल बल होता है और यह ब्रह्मांडल में प्रत्येक कण या पिंड के बीच उनके वस्तु के कारण लगता है। और बता दें कि गुरुत्वीय बल को भार को M बराबर W बराबर mg से W बराबर mg, यानी कि W हो जाएगा भार और M हो जाएगा मास और G हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो भार को निकालने का फॉर्मूला होता है ये। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। आज के लिए इतना ही।
आज के लिए इतना ही। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों को पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज हिंदी का क्लास होने वाला है SSC GD के लिए, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।